है कानूनी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। अब सबसे पहले एक बार मैं कानून में जाऊं उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अभी भारत में जो कानूनी स्थिति है, अभी इंडिया में जो लॉ है, उसके हिसाब से ये कानून अभी के समय सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो सिर्फ महिलाएं इस कानून के तहत केस फाइल कर सकती हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस की कंप्लेंट सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं ऑफिस में। अब इसमें पुरुषों के लिए क्या ऑप्शन है, पुरुष क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा और इसके लिए जुड़े रहें। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन से कार्य व्यवहार हैं जिन्हें यौन उत्पीड़न की संज्ञा दी गई है, ऐसे यौन उत्पीड़न कहा गया है। अब सबसे पहली बात ये समझिए कि यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ में एक तरीके से फिक्स डेफिनेशन नहीं दिया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई भी बिहेवियर हो सकता है जिससे जो आपकी फीमेल कॉलीग हैं, जो महिला जो ऑफिस में काम कर रही हैं या किसी वर्क प्लेस में काम कर रही हैं, उनको अनकंफर्टेबल लगे, उनकी उनको लगे कि मुझे सेक्सुअली हैरेस किया गया है, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट के उसमें माना जाएगा। और कुछ उदाहरण तौर के लिए मैं आपको जो कुछ कोर्ट केसेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट यौन उत्पीड़न जिसको माना गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कार्यस्थल पर या वर्क प्लेस पे स्पर्श करना या कोई अन्य तरीके का शारीरिक संपर्क जो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हो। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ है। जो चीज़ आपकी कोई महिला दोस्त हो, जो चीज़ उनको ठीक लगे, जो चीज़ आप उनके साथ कर सकते हैं, हो सकता है उनको ठीक लगे, लेकिन आप किसी और महिला के साथ वही चीज़ करें तो हो सकता है वो उत्पीड़ित फील करें, हो सकता है वो हैरेस फील करें। इसलिए आपको हर इंडिविजुअल को हर व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है वो उस व्यक्ति के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति उस बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्स या अन्य किसी तरीके की यौन क्रिया के लिए अनुरोध करना, फिर यौन संबंधित बातें करना या इशारे करना, अश्लील साहित्य, चित्र यानी कि पोर्नोग्राफी किसी रूप में दिखाना, उदाहरण के लिए वीडियो या पत्रिकाएं या किताबें। कोई अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं जो यौन से संबंधित हों। वे ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आप कहा जा सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप लिखित तरीके से बोल रहे हो, या शरीर को स्पर्श करने की क्रिया। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें एक सरकारी हैंडबुक है। उसमें कुछ और जानकारी दी गई है कि कौन सी कार्य व्यवहार ऐसे हो सकते हैं जो कानून के तहत जिनको यौन उत्पीड़न में माना गया है। अब अगर आप एक महिला हैं और आपको लगा है कि आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो आप किस तरीके से शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अब शिकायत दर्ज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है लिखित में। लिखित में शिकायत दर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले शिकायत का एक ड्राफ्ट तैयार करें, एक ड्राफ्ट कंप्लेन लिखें। उसके बाद उस कंप्लेन की 6 फोटोकॉपी निकालें, 6 कॉपीज बनाएं। फिर शिकायत के साथ उन सहायक दस्तावेजों यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो शिकायत के समर्थन में हो उसे भी जमा करें। उन गवाहों के नाम और पते ज़रूर दर्ज कराएं जो आपकी शिकायत का समर्थन कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के 3 महीने के अंदर आप अपनी शिकायत अंतरिक्ष शिकायत समिति को सौंपें। अंतरिक्ष शिकायत समिति इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो हर एक कानून के तहत ये रूल है कि हर एक ऑफिस में, हर एक वर्क प्लेस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। जो छोटे ऑफिसेज होते हैं जहाँ 10 से कम लोग होते हैं वहाँ पे आईसीसी होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक छोटे ऑफिस में काम करते हैं या फिर आपके काफ़ी ऑफिसेज ऐसे भी हैं जो बड़े ऑफिसेज हैं लेकिन वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म नहीं की गई है, अगर आपके ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी शिकायत को खुद नहीं लिख पा रही हैं तो सीमित आपकी मदद, तो फिर आपकी मदद भी की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार आपकी ओर से किसी और द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यदि आप औपचारिक तौर से शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती हैं समिति दूसरे व्यक्ति, जो कमिटी है, दूसरे व्यक्ति के साथ स्थिति को सुलझाने की कोशिश करा सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्लेन नहीं करना चाहती हैं लेकिन उस मामले को सुलझाना चाहती हैं तो वो भी कमिटी करा सकती है एक कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा। इस प्रकार समस्या का निवारण हो सकता है। इसे कानून के भाषा में सुलह यानी कि कंसिलिएशन कहा जाता है। अगर आपके आपके कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति नहीं है तो आप उस स्थानीय शिकायत समिति यानी कि लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जा सकते हैं जो आपके सबसे नज़दीक है। इस कानून के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थानीय शिकायत समिति यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। तो अगर आपके ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो फिर आप उस स्थानीय शिकायत समिति के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शिकायत अगर आप करना चाहें तो विमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट ने एक शी बॉक्स करके एक फैसिलिटी जारी की गई है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और शी बॉक्स में भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कानून के अंदर गलत शिकायत यानी कि झूठी शिकायत का भी पनिशमेंट होता है। नहीं, यानी कि अगर आप शिकायत कर रही हैं तो शिकायत की कुछ बुनियाद होनी चाहिए, और अगर आपने गलत शिकायत की है, झूठी शिकायत की है, तो हो सकता है कि जिन महिला ने झूठी शिकायत की है उन्हीं को सज़ा हो जाए। झूठी शिकायत यदि किसी खास मकसद से की गई है या समिति को फर्जी दस्तावेजों दी गई तो कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। यदि कोई पीड़िता या उससे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति इनमें से कोई भी कार्य करता है जो उसे कार्यस्थल के सेवा नियमों के आधार पर दंडित किया जा सकता है। अगर कोई सेवा नियमावली नहीं है, यानी कि अगर झूठी शिकायत के लिए आपके ऑफिस के अंदर कोई वर्क प्लेस के अंदर कोई रूल्स नहीं है तो फिर सज़ा के तौर पर जिन्होंने झूठी शिकायत की है उन्हें लिखित माफ़ीनामा देना होगा, उनको चेतावनी दी जाएगी या निंदा की जाएगी, उनकी जो प्रमोशन है वो रोका जा सकता है, उनका वेतन कम किया जा सकता है, उनको काम से निलंबित किया जा सकता है, उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भेजा जा सकता है और उनको सोशल सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है। यदि कोई पीड़िता कमेटी को पर्याप्त सबूत देने में असमर्थ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी शिकायत झूठी है। अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है और आपका ये कहना है कि जो ये कंप्लेन है वो झूठी शिकायत है, तो जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसको ये प्रूव करना होगा कि शिकायत झूठी है। अगर महिला अपनी कंप्लेन सही नहीं प्रूव कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शिकायत झूठी है। जो कह रहे, अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है तो फिर आपको ये प्रूव करना होगा कि जो महिला कंप्लेन कर रही हैं उनकी शिकायत झूठी है। समिति को ये पता लगाना होगा कि क्या उसने किसी खास उद्देश्य से झूठी शिकायत की है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर ईशा रोहित के खिलाफ शिकायत करती है लेकिन उसमें ना कोई गवाह है, ना ही कोई दस्तावेज, या ना ही कुछ ऐसा दिखता है जिससे लगता है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है, तो भी उसकी शिकायत को झूठा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ईशा ने किसी दोस्त को ईमेल लिखकर ये बताया है कि उत्पीड़न के बारे में उसने झूठ बोला है तो उसकी शिकायत को झूठा माना जाएगा। तो जो कह रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि जो महिला की शिकायत है वो झूठी है, तो आपको उसके लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया, कुछ कार्यस्थल हैं जहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति नहीं है, तो वो अगर आप असंगठित क्षेत्र या किसी यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या किसी छोटे ऑफिस में काम करती हैं जिनकी अपनी आंतरिक शिकायत समिति नहीं है, तो आप जिला अधिकारी द्वारा स्थापित की गई स्थानीय शिकायत समिति से संपर्क कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस कानून के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक स्थानीय शिकायत समिति की स्थापना होना ज़रूरी है। अब कौन कौन ये यूज़ कर सकता है, इसमें आप देखें, जो 10 से कम कर्मचारियों वाली संस्था में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि अगर आपके घर में जो काम वाली आती है, जो मेड आती है, तो आपका घर उस मेड के लिए एक वर्क प्लेस है, समझे? तो आपका घर उस मेड के लिए एक वर्क प्लेस है और उस मेड को के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है
तो वो भी इस कानून के तहत स्थानीय कमेटी को अपना कंप्लेन कर सकती है। अब जो नियोक्ता हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं, उनके लिए भी इस कानून में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिम्मेदारियां क्या हैं वो समझते हैं। कानून के तहत किसी नियोक्ता को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य माहौल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित महसूस करना चाहिए, अपने सहकर्मियों से साथ साथ अन्य लोगों से भी जो सिर्फ कार्यस्थल का दौरा करते हैं। अतः ये नियोक्ताओं के लिए ज़रूरी है कि वे कंपनी के यौन उत्पीड़न नीति यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी को इस तरह प्रदर्शित करें कि सबको ये स्पष्ट दिखे। यानी कि अगर मैं किसी बड़े ऑफिस में जा रहा हूँ तो मुझे सामने सामने दिखना चाहिए कि इस ऑफिस की सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है। और यदि आप अगर कोई महिला किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं तो उनको एक क्लियर जगह पे दिखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस ऑफिस की यौन उत्पीड़न नीति यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है। उन्हें ये आदेश भी दर्शाना होगा कि आंतरिक शिकायत समिति को गठित किया गया है, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ कार्यस्थल पर आने वाले जितने भी लोग हैं वो देख सके। और कमिटी में कौन से मेंबर्स हैं, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप कौन से मेंबर को अप्रोच करें, ये सारी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि वह एक विस्तृत यौन उत्पीड़न नीति बनाएं और उसे प्रस्तुत करें। कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मुद्दे से अवगत कराएं। कार्यस्थल पर समितियों का गठन करें जिससे कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कर्मचारी समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। सुनिश्चित करें कि समिति के सदस्य समुचित संख्या में हों और अच्छी तरह से ट्रेंड हों, प्रशिक्षित हों। प्रति वर्ष एक सालाना रिपोर्ट तैयार करें और वह उसे राज्य सरकार को भेज दें। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को हर साल एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि ये हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है, ये हमने ट्रेनिंग की है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये रिपोर्ट उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। जिला अधिकारी भी एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करेंगे जो स्थानीय स्तर पर शिकायत ले सकता है। अब क्योंकि ये एक क्रिमिनल लॉ नहीं है, एक सिविल लॉ है, तो इसमें सज़ा क्या होती है ये देखते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के सभी मामलों के लिए कानून एक ही तरह की सज़ा नहीं देता है। इसके बजाय जांच करने वाली समिति ये सिफारिश करेगी कि पीड़िता के नियोक्ता के पास यदि अपने कार्यस्थल का सेवा नियमावली यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जो रूल्स होते हैं ऑफिस के, तो वह उसके मुताबिक काम करें। अगर आपके पास कर्मचारी हैंडबुक है तो उसे देखें कि आपका नियोक्ता यौन उत्पीड़न को कैसे दंडित करता है। यदि कार्यस्थल का सेवा नियमावली नहीं है तो समिति सिफारिश करेगी कि जिला अधिकारी कार्रवाई करें। सज़ा के रूप में एक अभियुक्त को लिखित माफ़ीनामा देना होगा। उनकी बढ़ोतरी, प्रमोशन, सैलरी से इनकार कर दिया जा सकता है। सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है, चेतावनी दी जा सकती है, निंदा की जा सकती है, फिर काम से निलंबित भी कर दिया जा सकता है और उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजा जा सकता है। कार्यस्थल पर सेवा नियमावली हो या नहीं, समिति यह भी सिफारिश कर सकती है कि नियोक्ता अभियुक्त के वेतन मजदूरी से एक निश्चित राशि काट ले ताकि प्रतिपीड़ित होने वाली महिला को मुआवजा आदि दिया जा सके। यदि नियोक्ता अभियुक्त के वेतन से पैसे नहीं ले सकता क्योंकि वे काम नहीं कर रहे हैं या काम छोड़ चुके हैं, तो समिति अभियुक्त को सीधे पीड़िता को मुआवजा देने के आदेश दे सकती है। अगर अभियुक्त ने मुआवजा का भुगतान नहीं किया तो समिति जिलाधिकारी से कह सकती है कि वह अभियुक्त से मुआवजा की राशि वसूल करें। तो ये तो हुई कानून की बात। अब दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कानून जो है, कानून में ये महिलाओं को सुरक्षा देता है, लेकिन जब आपके ऑफिस की पॉलिसी बनती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बनती है यानी कि यौन उत्पीड़न नीति बनती है, तो काफ़ी ऑफिसेज इसको जेंडर न्यूट्रल भी रख सकते हैं। यानी कि जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि मर्द और महिलाएं दोनों की सुरक्षा के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे कि जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, न्याया जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अंडर न्याया मेरा डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ जो यौन उत्पीड़न नीति है वह दोनों मर्द और महिलाओं दोनों को सुरक्षा देती है। तो हमारे यहाँ अगर किसी मर्द के साथ भी अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वह कमेटी को कंप्लेन कर सकते हैं, और जो हमारे ऑफिस के रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से
जो भी उत्पीड़न कर रहा है, चाहे वो दूसरा मर्द हो चाहे वो महिला हो, उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि चाहे कानून में सिर्फ ये महिलाओं के लिए हो, लेकिन हर एक नियोक्ता के पास, हर एक ऑफिस के पास ये स्वतंत्रता है, ये इंडिपेंडेंस है कि आप अपने यौन उत्पीड़न नीति में मर्दों को भी शामिल करें और मर्दों की सुरक्षा भी आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कानून बहुत ही ब्रॉड है, इसकी कवरेज बहुत ही ब्रॉड है। तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन इसमें क्या हो सकती है? जैसे अभी अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की है अपने घर पे बैठे हुए अपने ऑफिस के लिए, तो उस समय के लिए जो आपका घर है जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के साथ बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, वो ही आपकी वर्क प्लेस है। और उस कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आपको आपके साथ कोई उत्पीड़न होता है, आपको कोई अश्लील चित्र भेजता है या आपके साथ कोई इस तरह की गलत बात करता है, तो वर्क फ्रॉम होम के समय भी ये कानून आपकी सुरक्षा करेगा। क्योंकि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी फील्ड विजिट पे भी जाते हैं ऑफिस के लिए और वहाँ पे आपके साथ उत्पीड़न होता है, तो इन सब सिचुएशंस में जो ये कानून है ये आपकी मदद करेगा। और इस कानून के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्याया.org NYAAY.org पे जा सकते हैं। वहाँ हमने हिंदी में इस कानून की व्याख्या की हुई है काफ़ी सरल भाषा में। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारा इस कानून पे एक वीडियो है, हमारा चैनल है न्याया इंडिया, वहाँ पे आप इसके बारे में और समझ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले हफ्ते फिर से हम एक इस तरह की चर्चा के लिए मिलेंगे, और उस चर्चा का विषय क्या होगा वो तो आजकल आप लोग ही निर्णय लेते हैं और आप लोग ही वोट करते हैं। तो आप लोग वोट करिएगा, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। आज आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। बस।